हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज हम बात करेंगे अबाउट द टॉपिक दैट इज द बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है बच्चों, तो ये फिजियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो इस टॉपिक को हमने 11 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, अब एक एक करके हम इस पूरे टॉपिक को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये बीएमआर होता क्या है, व्हाट इज बीएमआर। तो बीएमआर एक शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि एक एक्रोनिम है फॉर द बेसल मेटाबॉलिक रेट। यानी कि बीएमआर एक मेटाबॉलिक रेट होता है ड्यूरिंग रेस्ट, बट जो इंडिविजुअल है, जो पर्सन है, वो अवेक है, यानी कि सो नहीं रहा है। यानी कि आप जब बिल्कुल रेस्ट पे हो और आप जागे हुए हो और आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, उस टाइम आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है दैट इज द बेसल मेटाबॉलिक रेट। यानी कि बेसल कंडीशंस में, यानी कि जो आपकी नॉर्मल वाइटल कंडीशंस है, वाइटल फंक्शंस को करने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए, ठीक है, वो कहाँ से मिलती है आपको, बेसल मेटाबॉलिज्म से। ठीक है, और उसको जब अगर हम टाइम के कंटेक्स्ट में देखते हैं तो उसे हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, सो व्हाट आर बेसल कंडीशंस। तो इसके लिए ना 4 कंडीशंस होती है देखने के लिए। जो पर्सन है वो जागा होना चाहिए, नींद में नहीं होना चाहिए, और वो फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके से कंप्लीटली रेस्ट पे होना चाहिए। जो इंडिविजुअल है वो बिना खाने के होना चाहिए। कितनी देर तक, यानी कि 12 से 18 घंटे उसको खाना नहीं खाना। ठीक है, इस स्टेट को हम कहते हैं पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों उसे खाना नहीं खाना, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जो इंडिविजुअल है वो लेटी हुई पोजीशन में होना चाहिए, रिक्लाइनिंग या रिकम्बेंट पोजीशन में। ठीक है, वो जो उसके आसपास का एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, प्रेशर भी नॉर्मल होना चाहिए, ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्मी, ज्यादा चिपचिप नहीं होनी चाहिए एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो इन सब चीजों का हमको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमने एक चीज पढ़ी है दैट इज द पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट। अब इस स्टेट का रेलेवेंस क्या है, अगर वो खाना खा भी लेगा तो क्या प्रॉब्लम है। अब जैसा हमने बच्चों बीएमआर की जो डेफिनेशन पढ़ी उस पे हमने क्या देखा था कि बेसल कंडीशंस को रेगुलेट करने के लिए जो मेटाबॉलिज्म होता है उसे हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिज्म। ठीक है, आपकी वाइटल कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं कि आपको सांस आनी चाहिए, आपका जो हार्ट है वो पंप करना चाहिए, ठीक है, ब्रेन काम करना चाहिए। तो यानी कि इन इन चीजों के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो कहाँ से मिलती है हमें, बेसल मेटाबॉलिज्म के थ्रू। और जब हम उसको टाइम के कंटेक्स्ट में देखते हैं तो वो हो जाता है हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट। बट अगर हम खाना खा लेंगे तो खाना खाने के बाद भी तो एनर्जी चाहिए ना उस खाने को पचाने के लिए। ठीक है, अगर किसी ने खाना खाया तो हमारा जो सारा बॉडी है वो किस में काम करने लग जाता है कि जो खाना है वो पच जाए। बट अगर उस टाइम हम उसका बीएमआर देखेंगे तो वो सही नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जो एक्टिविटी है वो बढ़ी हुई होगी। क्यों, क्योंकि हमें फूड को डाइजेस्ट करवाना है। तो इसलिए जो इफेक्ट होता है डाइजेशन का और एब्जॉर्प्शन का फूड के, उसको हम छोड़ सकें, उसका इफेक्ट ना आए बीएमआर के ऊपर, इसलिए इस स्टेट को रखा जाता है। दूसरा, इफेक्ट ऑफ एसडी ऑफ फूड स्टफ, इसको भी हटा देते हैं हम इस पीरियड के दौरान। और अगर कोई स्टारवेशन का चांस हो, अब देखो दोनों चीज हो सकती है, या तो उसने बहुत ज्यादा खा रखा होगा या फिर उसने बिल्कुल ही नहीं खा रखा 3-4 दिन से। तो दोनों चीजें ना बहुत अलग हो जाती हैं और उन दोनों के अंदर जो बेसल मेटाबॉलिज्म है ना वो हमारा सही नहीं रहता। क्योंकि इस बीएमआर के अंदर हमें देखना क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिज्म ही देखना होता है। तो बॉडी को भी तो हमें बेसल कंडीशन पे लाके खड़ा करना पड़ेगा ना, तभी तो हम बेसल मेटाबॉलिज्म का देख पाएंगे कि क्या रेट चल रहा है। तो ज्यादा खाना खाने से भी बेसल मेटाबॉलिज्म हिल गया और बिल्कुल ना खाने से भी बेसल मेटाबॉलिज्म हिल गया। इसलिए उन्होंने टाइम ड्यूरेशन रखा है कि 12 से 18 घंटे पहले आपको खाना खा लेना है। अब डेफिनेशन की, वैसे तो हमने समझ लिया कि बीएमआर है क्या, बट अगर आप इसकी डेफिनेशन पे आए तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी। सो बीएमआर इज द अमाउंट ऑफ हीट गिवन आउट बाय अ सब्जेक्ट हु though awake is lying in a state of maximum physical and mental rest under comfortable condition of temperature, pressure and humidity 12 to 18 hours after meal। तो वही सब बातें हैं, उनको हमने इकट्ठा करके एक जगह पे लिख दी हैं। ठीक है, कि वो बिल्कुल अवेक होना चाहिए, नींद में नहीं होना चाहिए, लेटी हुई पोजीशन में होना चाहिए, उसको 12-18 घंटे कुछ खाया ना हो उसने। ठीक है, और आसपास का एनवायरनमेंट है वो भी बहुत नॉर्मल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो ये क्या है, उस टाइम जो उसका रेट निकलता है मेटाबॉलिज्म का दैट इज द बेसल मेटाबॉलिज्म रेट।
इन कंडीशंस के अंदर जब ये सारी कंडीशंस जो हैं वो इंडिविजुअल पूरी कर लेता है, तो इस टाइम पे जो आरक्यू होता है यानी कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है वो होता है 0.82 और जो ईच लीटर एनर्जी कंज्यूम कर रहा होता है उस टाइम इंडिविजुअल वो क्या रिप्रेजेंट करती है 4.825 कैलोरीज ऑफ एनर्जी आउटपुट। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अगर हम बीएमआर ना भी निकालें बेसल कंडीशंस का तो उससे हमें पता क्या चल रहा है? तो बीएमआर जो है वो एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है टू द टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कि आपका डेली में कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है एनर्जी का, वो हम बीएमआर के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑल्सो रेस्ट पे एक इंडिविजुअल को कितनी एनर्जी चाहिए अपनी बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए, अपनी बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, वो भी हमें पता होना चाहिए कि हाँ इतनी बेसिक एनर्जी तो इस इंडिविजुअल के पास होनी चाहिए क्योंकि इसको इसके बीएमआर में इसकी बेसल कंडीशंस के लिए यानी कि जो इसके वाइटल फंक्शंस हैं उनको चलाने के लिए इस इंडिविजुअल को इतनी ताकत तो चाहिए ही चाहिए। तो उसको नापने के लिए भी हमें बीएमआर का पता होना बहुत ज़रूरी है। अब एक स्टडी हुई थी, उसमें उन्होंने बताया था कि जो 60 टू 75% होती है एनर्जी होती है एक इंडिविजुअल की, वो चली जाती है बेसिक मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है? जैसे कि रेस्पिरेशन के लिए, हार्ट की बीटिंग के लिए, नर्व इम्पल्सेस के कंडक्शंस के लिए। ठीक है? तो इतनी एनर्जी हमें चाहिए होती है। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बीएमआर। अब हम पार्ट 2 पे आते हैं कि जो बीएमआर होता है वो हर इंडिविजुअल का वेरी करता है। मेरा बीएमआर अलग है, आपका बीएमआर अलग है और अगर कोई तीसरा इंडिविजुअल आएगा तो उसका बीएमआर भी अलग हो जाएगा, है ना? बट अब बेसल कंडीशंस तो सबकी सेम ही रहती हैं। भाई सबका दिल धड़कता है, सबके अंदर से नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट हो रही हैं, सब सांस लेते हैं, है ना? तो सबका बीएमआर फिर क्यों अलग होता है? तो ये इसका जवाब हमें कहाँ से मिलता है? मेम्ब्रेन पेसमेकर थ्योरी के लिए, जिसने बताया कि जो बीएमआर है वो पर्सन टू पर्सन वेरी क्यों करता है। ठीक है? तो इस थ्योरी ने बोला कि जो हमारी मेम्ब्रेन है, लिपिड की जो हमारी मेम्ब्रेन होती है, बायलेयर मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर आपके फैटी एसिड का जो कॉम्पोजिशन होता है, वो डिटरमाइन करता है कि आपका बीएमआर कितना होगा। यानी कि हर इंडिविजुअल का जो फैटी एसिड कॉम्पोजिशन है, वो डिसाइड करता है कि बीएमआर कितना होता है। तो इसने क्या प्रपोज किया कि जो लिपिड कॉम्पोजिशन ऑफ मेम्ब्रेन bilayer influences the molecular activity of the membrane protein and consequently the metabolic rate of cell tissue and the whole organ। यानी कि जो लिपिड की कंपोजिशन है, जो लिपिड बायलेयर की कंपोजिशन है, वो किसको इन्फ्लुएंस करती है? आपकी जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं उनको इन्फ्लुएंस कर रही है। और एक बार अगर प्रोटीन इन्फ्लुएंस हो गया तो जो मेटाबॉलिक रेट है सेल का, टिश्यू का और उसके बाद जो पूरा ऑर्गन है उसका, वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा। ठीक है? तो अब हर किसी में ये लेयर अलग-अलग तरीके से बनी हुई होगी, तो इसलिए हर इंडिविजुअल का जो बीएमआर है वो वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब इसकी बात करते हैं पार्ट 3 यानी कि हिस्ट्री ऑफ बीएमआर। अब ये बीएमआर कहाँ से इवॉल्व हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या रही? तो लैविसियर को हम कहते हैं फादर ऑफ बीएमआर। इन्होंने अपनी बीवी के साथ मिलके एक कोलैबोरेशन किया यानी कि इन्होंने एक पूरा सेटअप बताया जिसमें इन्होंने ये दर्शाया कि जो एनिमल रेस्पिरेशन है वो कॉम्बिनेशन है किसका? ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर विथ कार्बन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम द एनिमल्स बॉडी। ठीक है? टू प्रोड्यूस वाटर, CO2 एंड हीट। यानी कि उन्होंने जो रेस्पिरेशन होती है उसको पूरा अच्छे से बताया कि इस तरीके से बॉडी के अंदर ये चीज होती है। ठीक है? तो इन्होंने ये बताया कि जो रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन है बाय द बॉडी वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस है? बाय द कंजप्शन। अब आप कितनी ऑक्सीजन ले रहे हो वो भी तो किसी चीज पे डिपेंड करेगी ना, तो वो किस चीज पे डिपेंड कर रही है? सबसे पहला तो कंजप्शन ऑफ फूड, कि आप फूड किस तरीके का खाते हो। कुछ ऐसा फूड होता है जिसको पचने में ज्यादा टाइम लगता है, कुछ होता है जिसको पचने में कम टाइम लगता है। दूसरा हो गया आपका एनवायरमेंटल टेम्परेचर। अगर आपका एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आपकी ऑटोमेटिकली जो बॉडी का टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट से ज़्यादा होगा। और अगर आपका एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट से कम ही होगा। उस हिसाब से भी जो आपकी ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी होती है बॉडी की वो भी वेरी करती है। तीसरा कि आप किस तरीके का मसल वर्क करते हो, कि जैसे जो वेट लिफ्टर्स होते हैं या फिर जो इंडिविजुअल्स जिम जाते हैं या फिर जो बहुत रनिंग करते हैं, एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं, उनका जो ऑक्सीजन कंजप्शन है वो ज़्यादा होता है ना? हम देखते हैं ना जो एथलीट्स वगैरह भागते हैं लोग, उनका सांस नहीं फूलता इतना जल्दी। वेयर एज अगर कोई सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाला इंडिविजुअल है जिसका पूरा टाइम मान लो डेस्क जॉब है कि वो 9 to 5 अपने ऑफिस में बैठा रहता है,
ठीक है? तो उसका क्या होगा, अगर उसको मैं बोलूँ कि तुम 5 किलोमीटर भागो ऑल ऑफ अ सडन, तो उसका साँस फूलने लग जाएगा। यानी कि उस टाइम उसकी जो ऑक्सीजन की कैपेसिटी है लेने की बॉडी की, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वो हाँफने लग जाता है इंडिविजुअल। व्हेयर एज़ अगर मैं किसी ट्रेन्ड पर्सन को कहूँगी तो उसके साथ ऐसा सीन नहीं देखने को मिलेगा। तो ये 3 चीज़ें इन्होंने बताई कि इसके ऊपर हमारी ऑक्सीजन कंज़म्पशन डिपेंड करती है। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने मिनिमल मेटाबॉलिक रेट जो है इन अ रेस्टिंग पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेज इन्होंने मेजर किया, उसको इन्होंने नाम दिया बीएमआर। अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ बीएमआर। अब ये बात हो गई इसकी ब्रीफ हिस्ट्री की, डेफिनेशन की, सारी चीजों की। अब देखते हैं कि हम बीएमआर को मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, तो बीएमआर को बच्चों हम दो तरीके से मेजर करते हैं। पहला है ओपन सर्किट मेथड और दूसरा है क्लोज सर्किट मेथड। जो ओपन सर्किट मेथड है, इसमें हम ऑक्सीजन कंजप्शन यानी कि ऑक्सीजन हमने कितना कंज्यूम किया और CO2 कितना हमने बाहर की तरफ फेंका, ठीक है, कितना प्रोड्यूस किया, उन दोनों चीजों को मेजर करते हैं। इसके लिए हमें बहुत टेक्निकल स्किल चाहिए होती है और एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा अपैरेटस होता है। ये रैपिड तो नहीं होता कि एकदम से आपने डाला और एकदम से आपको रिजल्ट मिल जाएगा, बट हाँ ये एक्यूरेट बहुत होता है, बहुत सटीक होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है, टिसॉट मेथड एंड दी डॉगलस मेथड। अब दूसरा आता है क्लोज सर्किट मेथड। क्लोज सर्किट मेथड में क्या होता है बच्चों, जो ऑक्सीजन कंजप्शन है वो हम पेशेंट का रिकॉर्ड करते हैं। कितने देर के लिए, 2 से 6 मिनट के लिए, अंडर द बेसल कंडीशंस, मोस्टली 6 मिनट्स। यानी कि 6 मिनट्स के लिए जो मैंने आपको बेसल कंडीशंस बताई थी कि वो कुछ खाएगा नहीं, वो सोएगा नहीं, बट कंप्लीट रेस्ट पे होगा, लेटे हुए पोजीशन में होगा, उसका जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। तो उस दौरान हम इंडिविजुअल का जो ऑक्सीजन कंजप्शन है वो मेजर कर लेते हैं। 2 से 6 मिनट के बीच में कर सकते हैं, बट या ज्यादातर हम क्या लेते हैं, 6 मिनट्स का लेते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, बेनेडिक्ट रॉट मेटाबॉलिज्म अपैरेटस। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि जो हमने 6 मिनट्स का टाइम पीरियड लिया, कि हमने क्या किया, जो इंडिविजुअल आया उसका ऑक्सीजन कंजप्शन नोट किया फॉर 6 मिनट्स। ठीक है, उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 1 घंटे का मिलेगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो हमने 6 मिनट का निकाल के लिया, उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो यानी कि 60 मिनट्स का, यानी कि 1 घंटे का हमें उसका ऑक्सीजन कंजप्शन मिल गया। ठीक है, इस वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया बाय 4.825 सी कैलोरीज, जो कि हमने अभी पढ़ा था कि नॉर्मल में रेस्पिरेटरी क्वेश्चन और ऑक्सीजन का कंजप्शन से जो एनर्जी निकलती है वो कितनी होती है। तो उसको हमने, जो आर्ली बेसिस की रीडिंग आई हमारी, उसको हमने 4.825 सी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसके द्वारा हमें ये पता चल गया कि हीट प्रोडक्शन कितनी हुई है पर आर। ठीक है, तो बीएमआर जो है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं सी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर आर। सो द एनर्जी आउटपुट जो है उसको हम डिवाइड कर देते हैं बाय द सरफेस एरिया ऑफ द इंडिविजुअल। यानी कि जो वैल्यू आई है 60 को 4.825 सी से मल्टीप्लाई करके उसको हम किससे डिवाइड कर देते हैं, बाय द सरफेस एरिया ऑफ द इंडिविजुअल। तो उससे हमें जो पेशेंट का बीएमआर है या फिर जो इंडिविजुअल का बीएमआर है वो हमें पता चल जाता है। एक और फॉर्मूला होता है बच्चों जिसे हम कहते हैं रीड्स फॉर्मूला। ये भी हम यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट बीएमआर। ये फॉर्मूला क्या होता है कि बीएमआर इज इक्वल्स टू 0.75 ब्रैकेट PR प्लस 0.7 इंटू PP माइनस 72। इसके अंदर PR क्या होता है, पल्स रेट अंडर अंडर बेसल कंडीशंस, एंड PP इज पल्स प्रेशर अंडर द बेसल कंडीशंस। इस फॉर्मूला के थ्रू भी हम पेशेंट का या इंडिविजुअल का बीएमआर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं पार्ट 5, दैट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ बीएमआर। तो जो नॉर्मल बीएमआर होता है बच्चों, वो डिपेंड करता है पेशेंट के एज और सेक्स के ऊपर। उसके हिसाब से हमने ना एक स्टैंडर्ड टेबल्स बना रखे हैं कि आप उनसे मैच कर सकते हो कि आपका एज और जेंडर के हिसाब से आपका कितना बीएमआर है, नॉर्मल है या अपर या लोअर लिमिट में जा रहा है। तो इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, एज प्लस और माइनस परसेंटेज ऑफ द नॉर्मल। कि आपका अगर मान लो नॉर्मल 10 है तो आपका उसका 5% प्लस में है, 5% माइनस में है, इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। सो अ बीएमआर बिटवीन -15 to +20% इज कंसिडर्ड नॉर्मल। अब अगर मैं आपको नॉर्मल वैल्यूज बताऊं तो अडल्ट मेल की, हेल्दी अडल्ट मेल की बीएमआर की क्या वैल्यू होती है, 40 सी पर स्क्वायर मीटर पर आर। और वहीं अगर मैं फीमेल की बात करूं तो इट इज 37 सी पर स्क्वायर मीटर पर आर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो मेल है उसका बीएमआर ज्यादा है एज कंपेयर टू फीमेल। ये बात ध्यान रखने वाली है। अब हम बात करेंगे अबाउट द पैथोलॉजिकल वेरिएशंस ऑफ द बीएमआर। यानी कि
कोई अगर किसी को कोई डिजीज है तो उसमें बीएमआर कैसे वेरी करेगा, क्योंकि बीएमआर तो बेसल कंडीशंस में निकलता है। अब अगर इंडिविजुअल के अंदर कोई डिजीज हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई पैथोलॉजी हो गई, तो बीएमआर कैसे ऊपर नीचे वेरी करेगा। तो अगर फीवर है किसी को तो जो बीएमआर है ना वो बढ़ जाता है। यूजुअली जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो बीएमआर भी उसके साथ साथ ही बढ़ता है इन प्रोपोर्शन टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब कई डिजीजेस की भी बात करें तो डिजीजेस में क्या होता है, देयर इज एन इंक्रीज इन दी सेलुलर एक्टिविटी। कोई भी आपको डिजीज होगी तो अंदर इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन वगैरह होना बहुत कॉमन होता है, अगर मैं ओवरऑल डिजीजेस की बात करूं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो सेलुलर एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, विच इन टर्न विल लीड टू हीट प्रोडक्शन। और जैसे ही हीट प्रोडक्शन होगा तो आपका जो बीएमआर है, क्योंकि अभी हमने अभी पढ़ा कि हीट के साथ साथ बीएमआर भी बढ़ता है, तो आपका जो बीएमआर है वो बढ़ने लग जाएगा। अब अगर कुछ डिजीजेस की बात करें तो ल्यूकेमियाज में 21 से 80% आपका बीएमआर बढ़ जाता है। पॉलीसाइथीमिया में 10 टू 40%। कार्डियक कंडीशंस हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, डिस्निया हो गया, इसके अंदर आपका 25 टू 80% जो है बीएमआर नॉर्मल वैल्यूज से बढ़ जाता है। अब अगर एंडोक्राइन डिजीजेस की बात करें तो जो थायराइड है ये एक मोस्ट कॉमन डिजीज है जो इंडिया में तो बहुत कॉमनली प्रेवलेंट है। ठीक है, ये भी एक बहुत कॉमन फैक्टर है जो कि हमारे बीएमआर को ऑल्टर करता है। अगर किसी पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म है, ठीक है, तो जिसका बीएमआर है वो बढ़ जाता है 75% और मोर। अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसका जो बीएमआर है वो रिड्यूस हो जाता है टू अप टू 40% या फिर उससे भी कम जा सकता है। अगर किसी इंडिविजुअल को कुशिंग डिजीज है तो उसमें भी आपका जो बीएमआर है वो आप देखोगे कि पेशेंट का बीएमआर बढ़ा हुआ है। किसी को अगर एडिसन्स डिजीज है विच इज द हाइपोफंक्शन ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो उसमें भी बीएमआर डिक्रीज है। यानी कि आप देख रहे हो ओवरऑल जिन कंडीशंस के अंदर या जिन बीमारियों के अंदर आपका जो हीट है बॉडी में वो बढ़ रही है, उसमें आपका बीएमआर बढ़ रहा है, और जिनमें ऐसा नहीं है उनमें आपका बीएमआर डिक्रीज भी हो रहा है। तो इट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द डिजीज। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बीएमआर की। ठीक है, तो ये हम एज अ डायग्नोस्टिक एड भी यूज कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कैलोरिक रिक्वायरमेंट एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड फूड। अब इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं कि जो बीएमआर है वो डायग्नोस्टिक एड की तरह कैसे काम कर सकता है। तो जो बीएमआर है बच्चों, अभी जैसे हमने पढ़ा कि कोई भी पैथोलॉजिकल वेरिएशन आएगी तो बीएमआर उसमें वेरी करेगा, या तो कम होगा या ज्यादा होगा। ठीक है, तो जो बीएमआर है वो एक डायग्नोसिस के लिए भी हम यूज कर सकते हैं फॉर वेरियस पैथोलॉजिकल कंडीशंस। ठीक है, जैसे कि थायराइड। ठीक है, बीएमआर जो है इट इज ऑल्सो फाउंड टू बी प्रिडिक्टिव ऑफ बोन मिनरल डेंसिटी इन ओल्डर वुमेन। तो कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहां पे अगर हम बीएमआर की टेस्टिंग करें तो इट प्रूव्स आउट टू बी वेरी हेल्पफुल। दूसरा इसका क्या इंपॉर्टेंस है कि इट कैन बी यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कैलोरिक रिक्वायरमेंट, जो कि हमने अभी पढ़ा था कि हमने पूरी कैलकुलेशन करी थी कि उस हिसाब से हम कैलोरिक रिक्वायरमेंट निकाल सकते हैं इंडिविजुअल की। ठीक है, जिसकी वजह से अगर उसकी मान लो कैलोरिक रिक्वायरमेंट कम है और उससे वो कम है और वो ज्यादा खा रहा है, तो हम उसे बता सकते हैं कि भैया इतनी आपको जरूरत नहीं है। एंड वाइस वर्सा ऑल्सो, अगर कैलोरिक रिक्वायरमेंट ज्यादा है और वो कम दे रहा है तो हम उसे ये भी बता सकते हैं कि आपको और करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है। तो उस हिसाब से हम प्लानिंग कर सकते हैं अबाउट द न्यूट्रिशन एंड डाइट ऑफ द इंडिविजुअल। तीसरा है इट इज यूज टू स्टडी इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड फूड, यानी कि ड्रग एंड फूड का इफेक्ट भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो वो भी हम निकाल सकते हैं अबाउट द इफेक्ट ऑफ फूड एंड ड्रग बेस्ड ऑन बीएमआर। ठीक है, अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ बीएमआर की। बीएमआर की लिमिटेशंस क्या है। ये ना एक बहुत ही एक्सपेंसिव इक्विपमेंट होता है इसका, जो भी हमने अभी मेथड्स पढ़े थे ना मेजरमेंट के, ओपन एंड क्लोज सर्किट, इनके अगर आप मशीन्स देखोगे ह्यूज होती हैं और बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, प्लस बहुत लेबर इंटेंसिव है। मतलब आपको इतनी देर तक खाना नहीं खाना, ये कंडीशंस होनी चाहिए, मतलब बहुत सारे इसमें रेस्ट्रिक्शन है, मतलब नियम कायदे कानून है, इतने जल्दी से कोई पालन कर नहीं सकता, स्पेशली आज के टाइम पे जब किसी के पास इतना पेशेंस है नहीं। ठीक है, तो ये बहुत क्यूबरसम बर्डनसम टास्क हो जाता है। फिर आता है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग बीएमआर, यानी कि कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं जो बीएमआर पे असर डालेंगे। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं एज, जेंडर, बॉडी टेम्परेचर, ड्रग्स, प्रेगनेंसी, रेशियल वेरिएशन, क्लाइमेट, मेंस्ट्रुअल साइकिल, डाइट, एक्सरसाइज। एज में क्या होता है बच्चों, चिल्ड्रन हैव हायर बीएमआर देन अडल्ट्स बिकॉज चिल्ड्रन हैव ग्रेटर सरफेस एरिया।
ठीक है। बीएमआर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एज, यानी कि जितने बड़े होते जाओगे उतना आपका बीएमआर कम होता जाएगा। जेंडर की बात करें तो अभी हमने नॉर्मल वैल्यूज में भी देखा था कि फीमेल्स का जो बीएमआर है इट इज लेस एज कंपेयर टू मेल्स। बॉडी टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो बीएमआर जो होता है वो बॉडी टेम्परेचर के साथ बढ़ता ही है, जितनी हीट प्रोडक्शन होगी उतना बीएमआर इंक्रीज होगा। सो बीएमआर इंक्रीजेस 12% विद राइज इन 1 डिग्री सेल्सियस। ड्रग्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ ड्रग्स हैं जो बीएमआर को बढ़ाएंगे, कुछ होंगे जो कम करेंगे, जैसे कि जो एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं वो बीएमआर को डिक्रीज करते हैं, और जो कैफिनेटेड ड्रग्स हैं एपिनेफ्रिन है वो बीएमआर को इंक्रीज करता है। प्रेगनेंसी की बात करें तो आफ्टर 6 वीक्स ऑफ गेस्टेशन जो प्रेग्नेंट मदर है उसके बीएमआर में वेरिएशंस दिखने लग जाते हैं, यानी कि वो इंक्रीज होने लग जाता है। अगर मैं रेशियल वेरिएशन की बात करूं तो जो बीएमआर है एक अडल्ट चाइनीज का वो इक्वल है या फिर थोड़ा कम है एज कंपेयर टू द वेस्टर्नर्स। क्लाइमेट की बात करें तो कोल्डर क्लाइमेट में जो बीएमआर है वो ज्यादा होता है, और ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जहाँ पे थोड़ा ह्यूमिडिटी और हीट रहती है वहां पे बीएमआर जो है वो कम होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर हम देखें तो ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो बीएमआर है वो इंक्रीज हो जाता है। और अगर एंडोथर्म और एक्टोथर्म में कंपैरिजन किया जाए तो जो एंडोथर्म का बीएमआर है वो 7 टाइम्स ज्यादा है देन दी एक्टोथर्म्स। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन बीएमआर। तो यही इस वीडियो का हाईलाइट है बच्चों, हम डिटेल में बात करने वाले हैं अबाउट द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन बीएमआर। तो हम इसमें 4 तरीके की एक्सरसाइजेस का इफेक्ट देखेंगे। सबसे पहले रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, फिर एंड्योरेंस एक्सरसाइज, फिर कंकरेंट रेजिस्टेंस एंड एंड्योरेंस ट्रेनिंग या एक्सरसाइज, एंड द लास्ट इज द वांड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। तो सबसे पहले अगर मैं रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस का इफेक्ट देखूं बीएमआर के ऊपर, तो ये क्या करता है, जनरली इंक्रीज ही करता है बीएमआर को। अगर कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है या फिर रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका जो बीएमआर है वो इंक्रीज हो जाता है। लॉन्ग टर्म रेजिस्टिंग, अगर किसी ने बहुत लंबे टाइम तक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करी है तो स्टडीज ने ये दिखाया है कि उनके अंदर एक परमानेंट इंक्रीज हो ही जाता है इन बीएमआर, ठीक है। And also there is concurrent increase in free fat mass, that is FFM. So there is a strong correlation between FFM and BMR. So an increase in 1 kg of fat free mass is associated with 21 kilocalorie per day BMR change. तो ये एक स्टडी करी गई थी 2020 में जिन्होंने ये हमें कंक्लूजन निकाल के दिया। सो अ सिंगल सेशन ऑफ हाई इंटेंसिटी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हैज बीन शोन टू एलिसिट अ टेम्परेरी इंक्रीज इन द बीएमआर फॉर अप टू 48 आवर्स फॉलोइंग एक्सरसाइज। यानी कि अगर किसी ने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करी है बहुत हाई इंटेंसिटी की, बहुत जोर लगा के करी है, तो जो उसका बीएमआर है वो अगले 2 दिन तक ना टेम्परेरी राइज पे ही रहता है, बढ़ा हुआ ही रहता है। अब ये ट्रांजिएंट इंक्रीज जो आता है इन द बीएमआर आफ्टर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग वो क्यों आता है? क्योंकि एक अगर कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है, कोई रेजिस्टेंट ट्रेनिंग कर रहा है, तो जो उसका प्रोटीन का टर्नओवर है वो बढ़ जाता है, ठीक है। जनरल रिकवरी होती है फिर एक्सरसाइज के बाद, ग्लाइकोजन का डिप्लीशन होने लग जाता है, एंड देयर इज आल्सो एलिवेटेड सिंपैथेटिक एक्टिविटी, जिसकी वजह से नॉरएपिनेफ्रिन की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है, जो कि इंड्यूली क्या करती है, जो आपका बीएमआर है उसको बढ़ा देगी। बट अभी अडेप्टेशन होती क्यों है? सो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रमोट स्केलेटल मसल हाइपरट्रॉफी। अब हम सबको पता है कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का ये इफेक्ट आता है, देयर इज हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया, 2 टर्म्स होती हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में देयर इज स्केलेटल मसल हाइपरट्रॉफी, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बीएमआर होता है इट which elevates the BMR by increasing the total amount of metabolically active tissue, यानी कि फ्री फैट मास। अब जिसमें फैट नहीं है तो वो वाले टिश्यू तो आपके मेटाबॉलिकली एक्टिव ही है ना, और अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जो फ्री फैट मास है वो एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है टू द इंक्रीज इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ऑल्सो देयर इज इंक्रीज इन द ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी। अब क्योंकि फैट फ्री मास ज्यादा हो गया तो जो ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी है वो भी इनडायरेक्टली आपकी बढ़ ही जाएगी। सो देयर इज इंक्रीज इन द माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी इन रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज ट्रेनिंग। अब माइटोकॉन्ड्रिया की जो डेंसिटी है वो बढ़ गई वहां पे, एक तो फ्री फैट मास ज्यादा हो गया, हाइपरट्रॉफी हो गई, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो डेंसिटी है एक सेल के अंदर, ठीक है, वो भी बढ़ गई। तो ये सारी चीजें मिक्सअप होके क्या करती हैं, आपका जो बीएमआर है उसको इंक्रीज कर देती हैं। अब अगर एंड्योरेंस एक्सरसाइज की बात करें तो यहाँ पे देखो स्टडीज में ना 2 तरीके के रिजल्ट आए हैं। कुछ स्टडीज कहती हैं कि एंड्योरेंस ट्रेनिंग जो है वो बीएमआर को इंक्रीज करती है, और कुछ स्टडीज कहती हैं कि जो एंड्योरेंस ट्रेनिंग है वो बीएमआर को कम करती हैं, ठीक है। तो अब जैसे ये वाली स्टडी करी गई है
बाय ली एट अल इन 2009। तो इन्होंने ये बताया कि जो एंड्योरेंस ट्रेनिंग है उसको करने के बाद जो बीएमआर था वो 14 से 18 घंटे तक बढ़ा रहा। ठीक है। कुछ स्टडीज ने बोला कि एंड्योरेंस ट्रेनिंग करने के बाद जो बीएमआर था उसमें हल्का सा कम आया, यानी कि स्लाइट डिक्रीज आया। ठीक है। कुछ स्टडीज ने बोला कि जो बीएमआर है वो अनऑल्टर्ड है, यानी कि उसके अंदर नो चेंज आया है आफ्टर द एंड्योरेंस ट्रेनिंग। तो ये बहुत सारे मिक्स्ड रिएक्शन इसके ऊपर आते हैं। ठीक है। कुछ ने कहा, जब जैसे ज्यादा बट मेजोरिटी स्टडीज ने ये बोला कि एंड्योरेंस ट्रेनिंग के बाद जो आपका इफेक्ट है वो बढ़ जाता है बीएमआर के ऊपर। ठीक है। तो एलिवेशन is appeared to be mediated by an increasing the rate of activity per kilogram of tissue। ये बात हमें किसने बोली है? ब्रैको in 1996 में। तो it has been proposed that increase in the lean body mass will increase in BMR। तो वही मतलब fat free mass is the lean body mass, अगर वो increase हो रहा है तो आपका जो BMR है वो ऑटोमेटिकली increase हो रहा है, यानी कि जो टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो भी increase हो रहा है। सो फैट मास एंड टोटल बॉडी मास आर जनरली रिड्यूस्ड बाय एंड्योरेंस ट्रेनिंग। तो एंड्योरेंस ट्रेनिंग इन दोनों चीजों को कम करती है। However, this reduction contributes minimally to gain in the lean body mass। सो अकॉर्डिंग टू लिटरेचर की अगर हम बात करें, कुछ स्टडीज ने दिखाया कि बीएमआर ज्यादा हुआ, कुछ ने दिखाया कम हुआ, और कुछ ने बोला कि दैट देयर इज नो चेंज। सो देयर आर डिस्क्रिपेंसीज इन द रिजल्ट। अब ये रिजल्ट जो है इसमें इतनी डिस्क्रिपेंसीज क्यों आ रही हैं? बिकॉज ऑफ सीजनल वेरिएशन, ट्रेनिंग मोड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड जेंडर। अगर हम सीजनल वेरिएशंस की बात करें तो जो बीएमआर है वो सर्दियों में ज्यादा होता है। ठीक है। एज कंपेयर टू समर, समर में तो बहुत कम चला जाता है बीएमआर। ट्रेनिंग मोड्स की बात करें तो जैसे ट्रेडमिल है, जॉगिंग है, साइकिलिंग है, जॉगिंग है, इन सब चीजों का भी हमारे बीएमआर के ऊपर असर पड़ता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो बात करें तो हमने पहले ही पढ़ा था कि जो ल्यूटियल फेज होता है उसमें हमारा जो बीएमआर होता है वो बढ़ा हुआ रहता है, इंक्रीज रहता है, इस चीज का भी असर पड़ता है। जेंडर की अगर बात करें तो मेल्स का जो बीएमआर है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल्स। ठीक है। यानी कि उनमें फैट फ्री मास ज्यादा होता है। मेल्स के अंदर आपको ये मिलेगा कि मसल मास जो है वो ज्यादा है, लीन मसल मास, लीन बॉडी मास ज्यादा है, फैट फ्री मास ज्यादा है। फीमेल्स के अंदर जो फैट फ्री मास है वो इतना नहीं होता, इसलिए भी जेंडर का जो है वो डिफरेंस आ जाता है। देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज द कंकरेंट रेजिस्टेंस एंड एंड्योरेंस ट्रेनिंग। तो इस ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं? हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइज और एंड्योरेंस एक्सरसाइज दोनों हम साथ में परफॉर्म करवाते हैं। अब तक तो अलग अलग करवा रहे थे, अब हम दोनों अब इन्होंने रिसर्चर्स ने क्या किया कि हम दोनों चीजें साथ में कराएंगे और फिर इसका इफेक्ट देखेंगे बीएमआर के ऊपर। तो एक स्टडी कंडक्ट करी गई थी इन 1998, जिन्होंने ये दिखाया कि देयर इज सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन बीएमआर आफ्टर दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है। इन्होंने ये बोला कि जो बीएमआर है वो ज्यादा अच्छा उनको बढ़ा हुआ दिखा है। कब? जब इन्होंने रेजिस्टेंस और एंड्योरेंस ट्रेनिंग साथ साथ करने को दी पेशेंट्स को, रादर देन कि उन्होंने अलग अलग करने को बोला। जब उन्होंने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग अलग से कराई और एंड्योरेंस ट्रेनिंग अलग से कराई और फिर उन दोनों को साथ में कराया तो ये रिजल्ट देखा गया कि जब दोनों साथ में कराई गई तो उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा देखने को मिला। तो यानी कि जो बॉडी कॉम्पोजिशन है उसके अंदर पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले। ठीक है। पॉजिटिव चेंजेस क्या हुए कि आपका जो फैट फ्री मास है वो बढ़ गया। ठीक है। फैट का जो कंटेंट है वो कम हो गया। ठीक है। जिसकी वजह से इसका रिजल्ट इतना अच्छा आया। Resistance training induces an increase in the fat-free mass with a concomitant increase in BMR। ठीक है। फैट फ्री मास बढ़ेगा तो आपका बीएमआर भी तो बढ़ेगा ही ना। एंड एंड्योरेंस ट्रेनिंग ने क्या किया? उसने जो बॉडी फैट है, जो फैट मास है वो कम किया। ठीक है। जिसकी वजह से ये जो एक्सरसाइज स्ट्रैटेजी है ये बहुत अच्छी हो गई। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सरसाइज आती है वो आती है वॉन्ड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। तो एक स्टडी करी गई थी इन 2020, उन्होंने वॉन्ड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस का इफेक्ट देखा ओवर द बीएमआर। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? 15 वीक्स तक इनको एक्सरसाइज कराई इन अडल्ट्स। ठीक है। जिनका बीएमआई हाई था। तो इसमें उन्होंने 20 मिनट सेशन दिए इस वाली एक्सरसाइज के, वॉन्ड से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के, हफ्ते में 5 दिन। ठीक है। और ये धीरे धीरे इंक्रीज किया इन्होंने, टाइम 20 से 40 मिनट कर दिए। ठीक है। और इन्होंने 15 हफ्ते तक ये चीज करवाई पेशेंट को। फिर उन्होंने देखा कि जो बीएमआर था 15 हफ्ते के बाद वो इंक्रीज था, बट जो स्केलेटल मसल मास था वो बड़ा नहीं था सिग्निफिकेंटली, क्योंकि स्केलेटल मास कब बढ़ेगा? जब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होगी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो कुछ हुई नहीं, सिंपल वॉन्ड एक्सरसाइजेज हुई थी। तो उसमें इन्होंने ये चीज नोटिस करी कि मसल मास तो नहीं बढ़ा बट बीएमआर था वो कम श्योरली बढ़ गया। तो इन्होंने ये सजेस्ट किया कि इसका रीजन क्या हो सकता है। उन्होंने
ये बोला कि जो VO2 max है, it is a significant predictor of BMR. It may be due to genetic effect since changes in BMR and VO2 max following exercise training are genotype dependent. तो इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला लास्ट में कि जो VO2 max है उसकी वजह से जो हमारा BMR था वो बड़ा है। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो इफेक्ट ऑफ डाइट यानी कि डाइट का इफेक्ट हमारे बीएमआर के ऊपर क्या आता है। तो इसमें हम इन पॉइंट्स के ऊपर स्टडी करेंगे, इफेक्ट देखेंगे बीएमआर का। सबसे पहला स्टारवेशन, अगर कोई भूखा रहता है तो उसका क्या इफेक्ट आएगा स्टारवेशन का बीएमआर पे। अगर अर्ली स्टारवेशन है यानी कि 1 से 3 दिन तक इंडिविजुअल ने कुछ नहीं खाया, सो देयर इज अ ट्रांजिएंट इंक्रीज इन बीएमआर यानी कि बीएमआर में ट्रांजिएंट इंक्रीज आता है अप टू 6%। ये सबसे पहले किसने रिपोर्ट किया था? बेनेडिक्ट ने इन 1915। तो ये ट्रांजिएंट इंक्रीज क्यों होता है? फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो या फिर आप खाना नहीं खा रहे हो पर आप काम कर रहे हो तो आपको एटीपी तो चाहिए ना, तो वो एटीपी एनर्जी तो चाहिए, तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी? तो बीएमआर इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो देयर इज इंक्रीज्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड साइक्लिंग विच इज कंसिडर्ड टू अकाउंट फॉर 1 to 2% ऑफ द इंक्रीज्ड बीएमआर ड्यूरिंग अर्ली स्टारवेशन। जैसे जैसे स्टारवेशन प्रोग्रेस होती है, बहुत ज्यादा दिन तक अगर कोई कुछ भी नहीं खाता तो जो लीन बॉडी मास है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो बीएमआर है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा आपका लीन बॉडी मास या फिर फैट फ्री मास होगा उतना ही ज्यादा आपका बीएमआर होगा। अगर ये चीज कम हुई तो आपका बीएमआर जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। दूसरी अगर बात करें डाइट की, तो दैट इज द लो जिंक डाइट। अगर आप ऐसी डाइट ले लो जिसके अंदर जिंक बहुत कम है तो उसका क्या होगा? उसका जो बीएमआर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फॉल है बीएमआर में, इट मे बी सेकेंडरी टू द इफेक्ट ऑफ जिंक ऑन थायराइड हार्मोन और प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, क्योंकि जिंक का इन दोनों जगह पे रोल आता है। तो जिंक एक एसेंशियल फैक्टर है इन सेवरल एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म सच एज पायरुवेट, कार्बोक्सिलेज, एल्डोलेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। ये सारे क्रूशियल हैं फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। और अगर यही एंजाइम ढंग से काम नहीं करेंगे तो एनर्जी मिलेगी कहाँ से? तो इसलिए अगर लो जिंक डाइट भी है तो बीएमआर जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब कंपैरिजन करें बिटवीन द वेजिटेरियन एंड द नॉन वेजिटेरियन डाइट। सो इंडिविजुअल्स कंज्यूमिंग अ वेजिटेरियन डाइट, जिनकी वेजिटेरियन डाइट है उनका जो बीएमआर है वो लो है एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल्स जो कि नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं। ये डिफरेंस किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ द मैक्रोन्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन है बिटवीन वेज एंड नॉन वेज डाइट, उसकी वजह से। ठीक है, सो वेजिटेरियन डाइट जो है उसका जो प्रोटीन होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू द नॉन वेजिटेरियन डाइट। जो प्रोटीन है वो किस में काम आता है? आपकी मसल बिल्डिंग में काम आता है, फ्री फैट मास को बढ़ाने में काम आता है। ठीक है, जो कि आपका वेजिटेरियन डाइट है उसमें ऐसा नहीं देखने को मिलता है। प्रोटीन होता है पर कंटेंट जो होता है कम होता है। तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे नॉन वेजिटेरियन डाइट से तो ऑब्वियसली उनके पास जो प्रोटीन जाएगा वो ज्यादा होगा, तो उनकी जो मसल बिल्डिंग होगी, मसल मास होगा वो भी ज्यादा बढ़ेगा। तो इसके कंपैरिजन के बीच में नॉन वेजिटेरियन डाइट के जो इंडिविजुअल्स हैं उनका बीएमआर जो है वो ज्यादा रहता है। अगर लो प्रोटीन डाइट की बात करें चाइल्डहुड में तो ये अब तक तो समझ आ ही गया होगा कि उनका जो बीएमआर है वो कम हो ही जाएगा, क्योंकि अगर प्रोटीन कम है चाइल्डहुड से ही तो देयर विल बी डिक्रीज इन T3 T4 एंड देयर विल बी इंक्रीज इन TSH व्हिच इज कॉम्पेंसेटेड विद हाई कंजप्शन ऑफ प्रोटीन। तो अगर प्रोटीन ज्यादा कंज्यूम हो रहा है तो आपका बीएमआर जो है वो इवेंचुअली कम ही होगा। अगर योयो डाइट की बात करें, इसको हम फ्रीक्वेंट डाइटिंग भी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? देयर इज रिपीटेड साइकिल ऑफ लूजिंग, रीगेनिंग एंड लूजिंग वेट। ठीक है, पहले वेट कम किया, फिर बढ़ाया, फिर कम किया। सो देयर इज डिक्लाइन इन वेट रिडक्शन आफ्टर सम टाइम। तो इसमें इस डाइट के थ्रू इन्होंने क्या रिपोर्ट किया कि जो बीएमआर है आपका वो कम हो जाता है। ठीक है, इट इज प्रपोज, और ये क्यों होता है? ड्यू टू डिक्रीज इन द बेसल लिपोलाइसिस एंड ग्लिसरॉल लेवल। नेक्स्ट इज द विटामिन सी। अगर आप ज्यादा इनटेक करते हो विटामिन सी का तो जो आपका बीएमआर है वो भी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि विटामिन सी कॉजेज डिक्रीज ग्लिसरॉल रिलीज एंड अ कंसिस्टेंट रिडक्शन ऑफ द लेप्टिन सिक्रीशन। डिक्रीज लेवल ऑफ लेप्टिन लीड टू अनकंट्रोल्ड हंगर एंड फूड इनटेक लीडिंग टू इंक्रीज इन फैट मास एंड ओबेसिटी, टू इनडायरेक्टली विच रिलेट्स की जो आपका बीएमआर है वो कम होगा। नेक्स्ट इज द मेडिटेरेनियन डाइट। इसमें क्या होता है? ये डाइट की क्या खास बात होती है कि ये लो कार्बोहाइड्रेट डाइट होती है। ये किस पे फोकस करती है? गुड फैट पे, लो शुगर पे, वेजिटेबल पे और फ्रूट पे। अब एक स्टडी की गई थी बाय जॉन एट अल इन 2018। इन्होंने कंपेयर किया था इफेक्ट मेडिटेरियन डाइट का और उस डाइट का जो कि रिच है कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है,
विथ एक्सरसाइज ऑन बॉडी कॉम्पोजिशन एंड बीएमआर इन 36 सब्जेक्ट्स पे। तो इन्होंने ये देखा कि जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट ले रहे थे लोग, उनका जो बीएमआर था वो अच्छे से प्रिजर्व रहा देन दी अदर डाइट दैट इज द मेडिटेरेनियन डाइट। ठीक है, तो उन्होंने अच्छे से ये दर्शाया कि जो मेडिटेरेनियन डाइट है उसमें उन्होंने बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट को लो कर दिया है, तो ऐसा हमें नहीं करना। कार्ब, फैट और प्रोटीन ये तीनों हमें इक्वल क्वांटिटी में अच्छे से लेने चाहिए। नेक्स्ट, अगर कोई अनहेल्दी माल नरिश डाइट है तो ऑब्वियसली उसका प्रोटीन अच्छा नहीं होगा, लीन बॉडी मास जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, फ्री फैट मास जो है वो कम हो जाएगा, प्रोटीन कम हो गया तो मसल का जो बल्क है, मसल का जो प्रोटीन है वो नहीं रहा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो बीएमआर है वो कम हो जाएगा। सो दीज वर द रेफरेंसेस। तो वैसे तो मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है, ठीक है, इतना बेसिक तो आपको पता होना ही चाहिए अबाउट द बीएमआर। फिर भी अगर आपको और इंटरेस्ट है पढ़ने में तो यू कैन गो एंड चेक आउट दीज आर्टिकल्स। तो इन आर्टिकल से आप पढ़ सकते हो और बीएमआर के बारे में।